अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। डीबीएमएस, ठीक है। अब होता क्या है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, जब भी हमें पता है कि जब भी डेटाबेस वो होता है कि जो अपने अंदर ना एक तरह से इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, ठीक है ना, डाटा की, ठीक है ना। अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स इंटरफेस टूल्स नीड टू स्टोर ऑर्गेनाइज एंड मैनेज डाटा इन अ डेटाबेस। अब यानी कि ये हमें ऐसे टूल्स प्रोवाइड करता है कि जिसकी वजह से हम डाटा बेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप यूं समझ लें कि हम डाटा बेस तक पहुंचने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, ठीक है। तो वो हम सॉफ्टवेयर एज ए यूजर्स कह लें या एज एन एप्लीकेशन कह लें, जिस तरह से यहाँ पे एक डायग्राम में बना हुआ है, ठीक है ना। यूजर या फिर एप्लीकेशन। अब हमने एक तरह से अपने डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है, तो हम डायरेक्टली उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम एक यानी कि डीबीएमएस के साथ इंटरेक्ट करेंगे। हम उसको एक यूं समझ लें कि उसको एक क्वेरी पास करवाएंगे कि आपने ना हमारे हमें ये फंक्शनैलिटी चाहिए, हमारे डेटाबेस के साथ हमने इस तरह से इंटरेक्ट करना है। वो क्या करेगा, वो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेगा, ये डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेगा और फिर जो भी फंक्शनैलिटीज हमने करवानी होगी वो करवा देगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो अब यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी लिखा हुआ है। अब इसको अगर हम तरतीब वाइज देखें, यूजर और एप्लीकेशन किसके साथ इंटरेक्ट करती हैं, डीबीएमएस के साथ, और फिर वो बाद में डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम में ये होता है कि हम लाइक ये कि हम ये एक जेन्युइन है कि जब भी कहीं पे भी हम इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं, डेटाबेस के अंदर तो स्टोर होती ही होती है, लेकिन मीनवाइल ये है कि वो किसी मेमोरी में स्टोर होते हैं, जिस तरह से एसएसडी हो गई हमारे पास या फिर हार्ड ड्राइव हो गई, ठीक है। अब उसको ऑपरेट जो है वो हम एक तरह से या तो हम कभी कभी विंडोज में यूज कर रहे होते हैं और कभी कभी हम कोई और मतलब कि अपना सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे थे। तो ये इस सेंस में आता है कि हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं और फिर वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो भी मेमोरी वगैरह लिंक्ड है, तो हम इस तरह की सेंस में एक तरह से हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं डीबीएमएस के साथ। ठीक हो गया। तो बेसिकली डीबीएमएस यही है कि हमें एक सॉफ्टवेयर है जो हमें पाथवे प्रोवाइड करता है या जो हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करें। ठीक हो गया। अच्छा, तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट ये है कि फंक्शंस ऑफ डीबीएमएस, ठीक है। अब देखें, अब इसके सबसे पहले तो स्टोर, रिट्रीव और मॉडिफाई डाटा, यानी कि डाटा को मैनेज करता है। अब हमने डाटा के साथ कोई भी हम किसी तरह से भी प्ले कर सकते हैं, हम अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर भी कर सकते हैं, हम क्वेरी लिख के उससे रिट्रीव भी कर सकते हैं और उसके अंदर चेंजिंग्स भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है एक तरह से मॉडिफाइड डाटा। लाइक कि हम अगर कोई भी हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर है, हम कोई स्टोर रन कर रहे हैं ऑनलाइन, तो अब हमारे पास कोई चीज एक्स्ट्रा आ गया या हमारे पास कोई चीज खत्म हो गई है, तो हम जाके अपने सॉफ्टवेयर के अंदर से वो चीज जाके मॉडिफाई यानी कि उसको डिलीट कर देंगे, फिलहाल ये हमारे पास एक चीज नहीं है। तो ये हम एक तरह से डाटा मैनेजमेंट करें, डाटा को मैनेज करें, ठीक है। अब मेंटेन एक्यूरेसी इस सेंस में आता है कि ये भी यानी कि हमारे पास जो डाटा है ना, हमने उसको एक्यूरेट रखना है। एक्यूरेट का मतलब ये है कि हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन है ना, हमने उसको बिल्कुल वही सही मानों में देनी है। ये नहीं कि अगर हमारे पास जिस तरह से कोई चीज नहीं है, ठीक है, कोई चीज नहीं है तो अब हम उसको एक तरह से उसको इंसर्ट कर दें, तो ये एक तरह से सही नहीं होगा, ठीक है। तो कंकरेंसी सिंपल्टेनियसली डाटा एक्सेस फॉर द मल्टीपल यूजर्स। कंकरेंसी ये होता है कि हम एट अ टाइम सेम टाइम पे डाटा को यानी कि डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम ये हमें अलाउ करता है कि आप क्या करें, मल्टीपल यूजर्स को अलाउ करता है कि एट द सेम टाइम कि आप यानी कि डाटा को एक्सेस कर लें। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जब हमारा रिजल्ट आता है बोर्ड का, तो उस टाइम अक्सर हमारे सर्वर्स वगैरह लो हो जाते हैं। तो वो क्या रीजन क्या होती है, रीजन यही होती है कि हम सिमल्टेनियसली डाटा को एक्सेस कर रहे होते हैं। यानी कि ये एक मिसाल है कंकरेंसी की कि हम यानी कि एट द सेम टाइम मल्टीपल यूजर जो है वो डाटा को यानी कि एक्सेस कर रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में ये होता है कि हम मॉडिफिकेशन ऑफ द डेटाबेस मस्ट इधर बी सक्सेसफुल और मस्ट नॉट हैपन एट ऑल, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन में ये होता है कि अब हमने ना अपने डेटाबेस के अंदर कोई भी चीज जो है उसको मॉडिफाई करना है, ठीक है। अब या तो वो मॉडिफाई होगी, कंप्लीटली होगी, अगर मॉडिफाई नहीं होगी तो फिर कंप्लीटली नहीं होगी। इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन की बात मैं कर रहा हूँ। सपोज इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कब होगी कब नहीं होगी। अब सपोज हम एक ऑनलाइन स्टोर रन करें, जिस तरह से, चले हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हम ना शर्ट्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कि हम कि हमारा एक यानी कि स्टोर है, हम शर्ट्स वगैरह बेचते हैं। तो होगा ये
कि अब हम क्या करेंगे, हम अपना ईमेल देंगे, अपना एड्रेस देंगे, अब वो डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा। हम अपनी ट्रांजैक्शन देंगे, ठीक है ना, वो भी डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा। सपोज हमारे पास कोई इशू आ जाता है कि हमारी ट्रांजैक्शन नहीं हो पाती, या हमारे पास कम होती है ट्रांजैक्शन, ठीक है, एज कम्पेयर टू रिक्वायर्ड जितनी होती है, तो अब वो क्या करेगी, वो उसको यानी कि एक तरह से मस्ट नॉट हैपन एट ऑल, यानी कि वो कोई भी डाटा, यानी कि फिर इस केस में ये होगा, अगर हमारी ट्रांजैक्शन नहीं हुई तो वो क्या करेगा, वो हमने जो उसको नेम दिया होगा वो उसको भी स्टोर करना बंद कर देगा, यानी कि वो उसको भी खत्म कर देगा, जो हमने अपनी ईमेल दी उसको भी खत्म कर देगा। अगर तो हमारी सारी एक तरह से चीज मॉडिफाई, यानी कि अगर हमारी सारी चीजें ठीक हैं, तो फिर वो क्या करेगा, फिर उस सब को ही डाटा सेट के अंदर या डाटा बेस के अंदर स्टोर कर लेगा, हमारा नेम भी स्टोर कर लेगा, हमारा एड्रेस भी स्टोर कर लेगा, हमारी जो भी ही एक तरह से पॉसिबल चीजें होती हैं ट्रांजैक्शन में, उन सबको स्टोर कर देगा। अगर कोई एक भी इशू आता है जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन नहीं होती, तो इनफैक्ट ये इंस्टेड ऑफ ये कि वो ही एक चीज को स्टोर ना करे जिसमें ट्रांजैक्शन नहीं हुई, बल्कि वो सारे को ही एक तरह से उसको यानी कि स्टोर नहीं करेगा, यानी कि अपने डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो जिस तरह से यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम बनी हुई है कि अब यहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शन तो यहाँ तक आ गई, लेकिन किसी तरह से स्टोर नहीं हो पाई, तो इस केस में ये नहीं होगा कि अगर यहाँ पे स्टोर नहीं हो पाई तो यहाँ से डिडक्ट हो गए हमारे पैसे वगैरह जो भी हमारी ट्रांजैक्शन थी। तो इस केस में ना हमारे पास यानी कि बैक लूप चलेगा, तो वो इसके अंदर से वापस जाके दोबारा डाटा मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है ना। एक सेंस में ये हुआ होगा कि बेशक ये इस केस में जो है वो मॉडिफिकेशन इस तरह से होगी, इस तरह मॉडिफिकेशन हो चुकी होगी, लेकिन इसमें अपडेट नहीं होगी, इसमें मॉडिफिकेशन नहीं होगी। जब इसमें अपडेट नहीं होगी क्योंकि आपस में एक दूसरे से इंटरलेट कर रहे होंगे, तो यही मैसेज वापस जाएगा और ये वापस जाके उसको दोबारा से रीअपडेट कर देगा, यानी कि कैंसिल कर देगा, आप यूं समझ लें। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास सिक्योरिटी एक्सेस यूजर्स ओनली, ठीक है। अब इस केस में ये है कि यानी कि हमारा जो डीपीएमएस जो है वो हमें एक सिक्योरिटी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से बचाने के लिए जो भी मुमकिनात चीजें हैं वो हमें फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पे अब यानी कि मैं एक तरह से उसने इस तरह का स्ट्रक्चर डिजाइन किया होता है कि वो सिर्फ कुछ ही लोगों को अलाउ करता है कि आके, यानी कि एक्सेस अथोराइज्ड यूजर्स को अलाउ करता है कि आप उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके साथ वो आके यानी कि खुद ही अपडेट कर सकते हैं। जिस तरह से मैं आपको एग्जांपल दूं, हो सकता है कि विदड्रॉ का जो एक सॉफ्टवेयर है वो विदड्रॉ सिर्फ अपने एडमिन को ही अलाउ करे, दूसरे लोगों को अलाउ ना करे कि आप इसके साथ आके इंटरेक्ट करें। तो इस केस में ना हमारे पास यानी कि ये हमें सिक्योरिटीज भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है यूटिलिटीज। यूटिलिटीज हमारे पास क्या काम करता है, इसका काम ये होता है कि सपोज यानी कि ये डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूजर मैनेजमेंट, ठीक है ना, यानी कि ये हमारे पास सारे काम करता है, बैकअप और लॉगिंग वगैरह भी, यानी कि ये भी हमारे एक तरह से डेटाबेस मैनेजमेंट फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करता है। और ये हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये बैकअप भी प्रोवाइड करता है। सपोज किसी वजह से ना हमारा सर्वर क्रैश हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक तरह से लॉस हो गई है, या हमारे हार्डवेयर जो है वो अगर सही से काम नहीं कर पाती, वो फेल हो जाती है, या सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाता है, या सर्वर क्रैश कर जाता है, तो उस केस में ये होगा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो हमें एक तरह से बैकअप की फंक्शनैलिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक हो गया। अच्छा जी। नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास डेटाबेस कीज, ठीक है। तो कीज यानी कि कीज हमारे पास जो है वो एक तरह से एट्रीब्यूट होते हैं, या आप यूं समझ लें हमारे पास कुछ कॉलम्स होते हैं, यानी कि डाटा सेट के अंदर कह लो, या आप टेबुलर फॉर्म में जो हमारे पास कॉलम्स होते हैं, जिस तरह से यहाँ पे हमारे पास एक रोल नंबर एक की है, और इसी तरह से ईमेल भी हमारे पास ये एक तरह से एक की है, या हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, कॉलम्स भी हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनकी ये डिफरेंट जो कीज होती हैं उनका काम क्या होता है। अच्छा, सुपर की, सबसे पहले हम सुपर की को पढ़ते हैं। सुपर की ये होती है कि यानी कि हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स दैट आर यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय एनी रोज। अच्छा, अब यानी कि ये हमारे पास ऐसे कॉलम्स होते हैं जिसकी वजह से यानी कि हम रो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यानी कि एक यूनिक रो को आइडेंटिफाई करते हैं। अब यूनिक रो को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सपोज मैं एक कॉलम लेता हूँ नेम का, ठीक है ना। अब इस नेम के कॉलम में मैं इस वैल्यू पे आता हूँ नीतीश की, जहाँ पे नीतीश लिखा हुआ है। अब ये मुझे एक पूरी रो को आइडेंटिफाई करके देगा, वो देखेगा अच्छा नीतीश की बात है ये, हाँ नीतीश कौन सी ब्रांच में है, सीएससी ब्रांच में है, इसका ईमेल क्या है, ये है ईमेल, और अगर इसका रोल नंबर ये है और इसका सीजी पे ये, वो हमें पूरी यानी कि हम चलेंगे किस वाइज, एक तरह से कॉलम वाइज चलेंगे, और यानी कि नेम के कॉलम में हमने नीतीश को सिलेक्ट किया, वो हमें उसकी पूरी रो की इंफॉर्मेशन दे देगा, आइडेंटिफिकेशन दे देगा कि इसका सीजी पे क्या है, यानी कि उसकी वट एवर जो भी है एक तरह से। ठीक हो गया। अच्छा, और इस केस में यह है कि हमारे पास ये मुख्तलिफ तरह की हमारे पास एक तरह से
सुपर कीज हो सकते हैं, जिस तरह से रोल नंबर की वजह से भी हम एक तरह से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये भी हमारी एक तरह से सुपर की हो सकती है। ईमेल, अगर हम चाहते हैं कि हम ईमेल से उसको आइडेंटिफाई करें, तो ये भी हमारी सुपर की हो सकती है। और अगर हम इन सबको कुछ यानी कि कुछ कॉलम्स को मिला के अगर हम एक की बनाना चाहें, जिस तरह से कुछ एट्रीब्यूट्स को, जिस तरह से हमारे पास एक रोल नंबर है और एक ईमेल है, अब ये इन्फॉर्मेशन कभी रिपीट नहीं होगी, हमें एक यानी कि एक ही रो तक ले जाएगी, एक ही यूनिक यूजर तक ले जाएगी। यानी कि किसी का रोल नंबर सेम नहीं होगा, और हो सकता है किसी का यानी कि किसी का ईमेल भी सेम नहीं होगा और किसी का रोल नंबर भी सेम नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम एक यूनिक यूजर तक ले सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने रोल नंबर और ईमेल दोनों को एक्सेस करके, दोनों को साथ मिला के हमने एक रो की आइडेंटिफिकेशन की है। ठीक हो गया। अच्छा, और कैंडिडेट की ये होता है कि कैंडिडेट की यानी कि एक मिनिमल सुपर की है, मीनिंग नो रिडंडेंट, ठीक है ना। अब इसके अंदर एक रिडंडेंट नहीं होगा। अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे रिडंडेंस आया हुआ है, यानी कि एक तरह से इंफॉर्मेशन रिपीट हुई हुई है। इंफॉर्मेशन रिपीट किस तरह से हुई है, आपको पता है किसी भी यानी कि यूजर का ईमेल कभी सेम नहीं होता, ठीक है ना। तो अब हम एक ईमेल निकालेंगे यहाँ से, तो अगर हम यहाँ पे जिस तरह से अंकित लिखा हुआ है, मैं अंकित का एक तरह से ईमेल लेता हूँ, तो वो मुझे पूरी रो की इन्फॉर्मेशन देगा कि इसका सीजीए पे कितना है, ये कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ता है, इसका नेम क्या है और ये किस ब्रांच में है, ठीक है। लेकिन अगर मैं रोल नंबर भी अगर मैं देखूं, तो ये भी मुझे एक यानी कि उसी यूनिक यूजर तक ले जाएगी। लेकिन हम एक ये ऐसी की होती है यानी कि जिसके अंदर कोई रिडंडेंट नहीं होता। यानी कि अब ये देखें, ये जो की बनाई हुई है जिसको मैं ये एरो कर रहा हूँ, ये एक तरह से रिडंडेंट किया है। हम इसको से अगर हम इस पूरी को ना लें, रोल नंबर और ब्रांच को ना भी लेते, या रोल नंबर और ईमेल को ना भी लेते, सिर्फ एक रोल नंबर ले लेते, तब भी वो हमें एक यूनिक यूजर तक ले जाता। अगर हम सिर्फ एक ईमेल ले जाते, तब भी वो हमें एक यूनिक यूजर तक न यानी कि यूनिक यूजर तक ही ले जाता, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वो हमने एक मिनिमम यानी कि सुपर की लेनी है, यानी कि एक मिनिमम सुपर की लेनी है जो हमें, जिसके पास कोई रिडंडेंट ना हो, वो हमारे पास कैंडिडेट की होती है। यानी कि हमारे पास ये रोल नंबर एक अलग से कैंडिडेट की होगी, ईमेल एक अलग से कैंडिडेट की होगी, इंस्टेड ऑफ ये कि हम इन दोनों को यूज करके कोई भी चीज करना चाहें। ठीक हो गया। अब प्राइमरी की हमारे पास ये होती है कि उसके पास ना एक तरह से कोई भी नल वैल्यूज नहीं होती, ठीक है। यानी कि मैं आपको अगर इसकी एग्जांपल दूं, उसके पास कोई डुप्लीकेट नहीं होता, ठीक है, और ना ही कोई नल वैल्यूज होती हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल किस तरह से देता हूँ। अच्छा, चलें इसको, फिलहाल मेरे जहन से निकल गया, मैं आपको बाद में बता दूंगा। अच्छा, तो कंपोजिट की, अब कंपोजिट की ऐसी की होती है जिस तरह से लाइक हमारे पास एक टेबल है, हमारे पास दो टेबल्स हैं। अब हम उन दो टेबल्स की वजह से ना हम किसी एक यूजर तक नहीं पहुंच पाते। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ यहाँ से, उस जिस तरह से, अब मैं कंपोजिट की का मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरह से ये हमारे पास एक स्टूडेंट है, ये एक कॉलम है कि स्टूडेंट की आईडी कौन क्या है, उसका नेम क्या है, उसका ईमेल क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, बिल्कुल। अब आप देखें कि यहाँ पे एक प्राइमरी की है, अगर स्टूडेंट की आईडी लें तो वो हम एक यूनिक यूजर तक ले जाएगा। अब ये देखिए, ये दूसरा एक हमारे पास टेबल है, यानी कि उसमें कोर्स है, कोर्स की आईडी है, कोर्स का नेम है, कोर्स की प्राइस है, और यानी कि इंस्ट्रक्टर जो भी है हमारे पास, ठीक है ना। अब मैं एक स्टूडेंट आईडी मेरी ये चीज डिफाइन नहीं कर सकती कि मैं किस कोर्स में हूँ, ठीक हो गया। तो यानी कि एक तरह से के सपोज, और कोर्स की आईडी भी ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकती कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो किस कोर्स में इनरोल है। तो इस केस में हमारे पास ये होगा कि हम इन दोनों, एक तरह से इन दोनों, हमारे पास इसकी प्राइमरी की और इसकी प्राइमरी की, हम इन दोनों को मिला के एक और टेबल बना लेते हैं, ठीक हो गया। एक और टेबल बना लेते हैं जिसको हम एक कंपोजिट की कहते हैं। अब ये जो दोनों है हमारे पास, यानी कि स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी, अब ये हमारे पास ये कभी इंफॉर्मेशन रिपीट नहीं होगी, ठीक हो गया, ये यूनिक ही होगी, ये हमें यूनिक यूजर तक ही ले जाएगी, ठीक है। तो जिस तरह से कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी, अगर ये दोनों हमारे पास हैं, तो अगर ये दोनों हमारे पास एक ही की में हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक यूनिक यूजर तक हमें ले जाएगी, और इसको हम कहते हैं कि हम कंपोजिट की, ठीक हो गया। अच्छा, सैरोगेट, एक तरह क्या से, सरोगेट की एक ऐसी की होती है, ठीक है ना, जो हम एक तरह से खुद से बनाते हैं, हमारे पास एग्जिस्टिंग नहीं होती, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास एक तरह से हम क्लास में कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट के नेम वाला कॉलम है, एक हमारे पास टेबल है, ठीक है ना। जिस तरह से मैं आपको ये दिखाता हूँ, अब मैं फिलहाल ना इस रोल नंबर को भूल जाता हूँ कि हमारे पास ना ये रोल नंबर है ही नहीं। आप यूं अज्यूम करें कि हमारे पास एक नेम है और ईमेल है और या सीजीपीए का टेबल है, क्योंकि यहाँ बना नहीं हुआ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो नेम में हो सकता है कि एक क्लास में काफी सारे नेम हो, नेम के स्टूडेंट्स हो, जिस तरह से हमारे क्लास में दो तलहा पढ़ते हैं,
तो हम अगर यहाँ पे तला जो है वो हमें नहीं बता सकता कि कोई भी कौन सा यूनिक यूजर है। अब सीजीएपी पे हमें नहीं बता सकता, और ब्रांच यानी कि डाटा साइंस, वो तो सबका डाटा साइंस वो भी नहीं ले सकता। अगर हमारे पास बस इतनी ही इंफॉर्मेशन, तो हम क्या करेंगे, हम एक नया कॉलम जो है वो, हम एक नया एट्रीब्यूट उस टेबल के अंदर ऐड करेंगे, और उसको यानी कि हम उसको प्राइमरी की, आप यूं समझ लें कि उसकी हम एक तरह से प्राइमरी की उसके अंदर ऐड करेंगे, जो हमारे पास एज एक्ट करेगी सरोगेट की। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेन की। फॉरेन की ये होती है कि जिस तरह से देखे ना, अब हम यहाँ पे हैं पाकिस्तान में, तो हम यहाँ पे फॉरेन नहीं है, फॉरेन पीपल नहीं है, ठीक है ना। अगर हम दूसरे मुल्क में चले जाएं और हम अब वहां की रिप्रेजेंट, वहां हमारी रिप्रेजेंटेटिव क्या होगी, एज ए फॉरेन होगी, ठीक है ना। कि हम वहां के लिए फॉरेन है, लेकिन हम जब पाकिस्तान में आएंगे तो यहाँ के लिए हम फॉरेन नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह से, जिस तरह से मैं आप एक प्राइमरी की है, ठीक है, वो किसी और टेबल की है और उसको हमने किसी और टेबल में मर्ज कर दिया है, तो वो अब वो एक तरह से फॉरेन की बन जाएगी, ठीक है ना। अब ये देखें, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी था और यहाँ पे कोर्स आईडी था। जब हमने इसकी कंपोजिट की, अब ये दोनों एज ए कंपोजिट की हैं, लेकिन एक कंपोजिट में ये वाली की क्या होगी, ये हमारे पास फॉरेन की होगी, और ये की भी है हमारे पास फॉरेन की होगी। ठीक है, समझ आ गई इसकी। अच्छा जी, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, हाँ, हमारे पास नेक्स्ट है कार्डिनलिटी रिलेशन ऑफ रिलेशनशिप्स, ठीक है। अब ये हमारे पास यानी कि रिलेशनशिप्स होते हैं, जिस तरह से हमने वन टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स पढ़े हुए हैं। ये भी उसी तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज। एंटिटीज वो होती हैं यानी कि एक तरह से मैं आपको बताऊं कि एक कॉलम के अंदर यानी कि मुख्तलिफ किस्म के, सपोज एक कॉलम है नेम का कॉलम। अब नेम के कॉलम में जो यानी कि इकराम, इब्राहिम, तला वगैरह जो भी है, ये जो भी यानी कि चीजें स्टोर होंगी ना, वो हम उनको एंटिटीज बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब इस एंटिटीज का दूसरी एंटिटीज के क्या रिलेशनशिप है, वो एक तरह से इसमें आ जाता है, कार्डिनलिटी ऑफ द रिलेशनशिप्स में आ जाता है, ठीक है। अब वन टू वन रिलेशनशिप में यही है कि अब एक यानी कि यानी कि एक एंटिटी ये है और एक एंटिटी ये है, इस एंटिटी का बस इसी के साथ ही रिलेशनशिप हो सकता है और किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं हो सकता, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको लूं कि अगर यहाँ पे आपका मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जिस तरह से यहाँ पे आपका ईमेल है और यहाँ पे आपका आईडी है, यानी कि रोल नंबर है। अब ये कभी नहीं होगा कि यानी कि एक ईमेल काफी सारे लोगों का हो सकता है, काफी स्टूडेंट्स का हो सकता है, या एक रोल नंबर काफी स्टूडेंट्स का हो सकता है। ये रिलेशनशिप क्या होगा, वन टू वन होगा, ठीक है। या जिस तरह से यहाँ पे एक पर्सन है, पर्सन और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है, तो ये होगा यानी कि ये वन टू वन होगा, यानी कि जो एक ड्राइविंग लाइसेंस होगा वो काफी सारे पर्सन का कभी नहीं हो सकता, और एक पर्सन के मुख्तलिफ ड्राइविंग लाइसेंस कभी नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इस सेंस में काम करता है, यानी कि एंटिटीज के वन टू वन रिलेशनशिप। अब इस एंटिटी यानी कि वन टू मैन रिलेशनशिप्स में ये आ जाता है कि एक एंटिटी का यानी कि काफी सारे यानी कि रिलेशनशिप आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक डाटा साइंस डिपार्टमेंट है, उस डाटा साइंस डिपार्टमेंट में काफी सारे हमारे पास स्टूडेंट्स हो सकते हैं और मुख्तलिफ नेम्स के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो ये हमारे पास एक तरह से वन टू मैनी रिलेशनशिप्स हो सकता है, यानी कि वन टू मैनी। अब एक डिपार्टमेंट में काफी सारे स्टूडेंट्स तो हो सकते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट के काफी सारे डिपार्टमेंट नहीं हो सकते, यानी कि वो डाटा साइंस में भी इनरोल है, वो एआई डिपार्टमेंट में इनरोल है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी इनरोल है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये जो है एक तरह से रिलेशनशिप क्या है, वन टू मैनी रिलेशनशिप्स है, ठीक हो गया। और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप ये है कि यानी कि काफी यानी कि एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ यानी कि मुख्तलिफ तरह के रिलेशनशिप हो सकते हैं, मैनी रिलेशनशिप हो सकता है। जिस तरह से यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है रेस्टोरेंट और मेन्यू की, ठीक है ना। अब एक रेस्टोरेंट है, उसमें काफी सारे मेन्यू हो सकते हैं, उसमें लाइक चिकन हो सकता है, बर्गर हो सकता है, पिज्जा भी हो सकता है, ठीक है ना। अब जाहिर है कि अब ये सिर्फ वही रेस्टोरेंट, तो यही सर्विसेज सिर्फ वही रेस्टोरेंट तो प्रोवाइड नहीं कर रहा। अब यही सर्विस बाकी रेस्टोरेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि पिज्जा, बर्गर, शवारमा वगैरह जो भी है, ये बाकी रेस्टोरेंट्स में भी है। तो ये हमारे पास इस केस में क्या आ जाएगा, हमारे पास एक तरह से मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स आ जाएगा। और जिस तरह से एक स्टूडेंट जो है वो काफी ये अब ये भी एक रिलेशनशिप है कि एक स्टूडेंट जो है वो काफी सारे कोर्सेज में एनरोल होता है, ठीक है ना। तो ये भी हमारे पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आ जाएगा। और एक कोर्स में काफी सारे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, ये भी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, तो नेक्स्ट हमने
ड्रॉबैक, अब देखें कोई भी चीज़ है वो जाहिर सी बात है वो कॉम्प्लेक्स तो होती है जो बड़े लेवल पे होती है, यानी कि एक तो इसकी सेटिंग सिस्टम ये है कि इसको यानी कि एक तो इसकी ये लार्ज स्केल पे होता है तो इसलिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है ना। इसकी आप यूँ समझ लें कि इसका आर्किटेक्चर जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि टाइम कंज्यूमिंग भी होता है काफ़ी सारा, क्योंकि ये मेमोरी से रिलेटेड होता है, इसके अंदर काफ़ी सारे यानी कि चीज़ें स्टोर होती हैं, तो इसलिए ये रन टाइम में भी काफ़ी सारा टाइम लेता है, ठीक है। तो कॉस्ट यानी कि कॉस्ट भी यानी कि द कॉस्ट यानी कि कॉस्ट भी काफी कॉस्टली होता है इसका सेटअप वगैरह जो भी है, इंक्लूडिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड पर्सनल एंड वट एवर जो भी है, ठीक हो गया। स्केलेबिलिटी, अच्छा, तो स्केलेबिलिटी यानी कि ये एज अ डिफिकल्ट टू मैनेज होता है, और इसके पास परफॉर्मेंस यानी कि लीडिंग टू परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी का भी एक तरह से इशू होता है, ठीक है। और डाटा इंटेग्रिटी भी एक तरह से मल्टीपल जब यूजर्स आते हैं, ठीक है, सेम टाइम पे यानी कि उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त भी एक तरह से यूं समझ लें कि हमारा उस वक्त भी हमारे पास कोई डाटा बेसिस में इश्यूज आते हैं कि वो हमारे पास सही से इंफॉर्मेशन जो है या इतनी फास्टली आप यूं कह लें कि इंफॉर्मेशन रिट्रीव नहीं कर पाता, ठीक है ना। तो हमारे पास इसकी सिक्योरिटी भी हमारे पास हाई लेवल के चाहिए होते हैं, यानी कि हम इसको लो सिक्योरिटी पे कभी ऑपरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। और डाटा माइग्रेशन, ठीक है, यानी कि एक तरह से हमारे पास ये टाइम कंज्यूमिंग होता है कि हम पूरा यानी कि डाटा जो है एक डाटाबेस से दूसरी डाटाबेस के अंदर यानी कि अगर मूव करें तो ये भी हमारे पास एक तरह से टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी, द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, यानी कि ये हमारे पास यानी कि ज्यादातर डिफिकल्ट टू फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक हो गया। अगर हम इसके अंदर कोई चेंजिंग वगैरह करना चाहें तो हो सकता है कि वो हमारे पास यानी कि थोड़ा डिफिकल्ट हो चेंजिंग वगैरह करने में, कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है। तो यानी कि ये एक छोटी छोटी इसकी जो है लिमिटेशंस हैं एक तरह से। तो यहाँ तक वो जो हमारी एक वीडियो थी ना 2 घंटे की, वो हमारे पास एंड हो जाती है। बाकी नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन थी वो तलवीन की थी, तो वो